सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो बेसिकली हमारा फर्स्ट यूनिट है प्रेजेंटेशन स्किल, उसका लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। मतलब क्या कि बेसिकली हम किस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं वो बताया गया है इस आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली हमारा सेमेस्टर 2 है जो कि बैप बीएमएस बीबीए और बीएफएम के लिए। ठीक है, बेसिकली बीकॉम के लिए ये फर्स्ट यूनिट नहीं है, इसके बाद के जितने भी हमारे यूनिट्स हैं वो बीकॉम के लिए भी रहेंगे। ओके, बैप बीएमएस बीबीए बीएफएम के जो है कोर्सेज उनके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है। सो देखो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लेते हैं। सो देखो आज हमको ये पढ़ना है स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, यानी कि एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना रहता है, उसके बाद हम अपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर कौन से स्टेप्स है। सबसे पहला जो स्टेप होता है एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो होता है प्री प्लानिंग। यानी क्या कि देखो जब भी आपको मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है कंपनी के अंदर, या फिर कई बार होता है कि कॉलेजेस के अंदर भी बोला जाता है कि मतलब आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है कॉलेज के अंदर, ऐसे ही मतलब मजे के लिए। ठीक है, टीचर्स लोग बोलते हैं कि मतलब आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। तो ऐसे टाइम पे हमको करना क्या रहता है बेसिकली कि देखो जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं तो उसके बारे में पहले से हम प्री प्लानिंग करते हैं कि भैया हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा किस प्रकार का, हम प्रेजेंटेशन को बनाएंगे कैसे। तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको अपने आप से पूछने रहते हैं, और अगर आपको उस क्वेश्चंस के आंसर पता हो जाते हैं तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन फिर प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाते हो। ओके, सो क्या क्या कौन से क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है हु विल अटेंड योर प्रेजेंटेशन। यानी क्या कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन को देने वाले तो कौन आखिर आपका प्रेजेंटेशन अटेंड करने वाला है, यानी देखने वाला है। कई बार होता है मान लो हम अगर बच्चे लोग को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज मान लो हम किसी स्कूल में गए और बच्चे लोग को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे बच्चे लोग को कि देखो बच्चों हमको प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, हमको कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, हमें मतलब ऐसे मतलब अच्छी चीज़ें अगर मान लो हम प्रेजेंटेशन की मदद से बता रहे हैं स्कूल में किसी बच्चों को। ठीक है, हम गए किसी स्कूल में और वहाँ पे बता रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको बच्चों के हिसाब से ही अपने प्रेजेंटेशन को बनाना होगा, यानी थोड़ा बहुत कार्टून वार्टून अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डालनी होगी। तो आपको ये पहले ढूंढना है कि आपके ऑडियंस कौन है, मतलब किसको आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हो। ओके, पहला ये क्वेश्चन रहेगा क्योंकि उसी हिसाब से फिर अपना प्रेजेंटेशन बनाओगे। उसके बाद देखो कि अगर मान लो जैसे दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो हमारा वो रहता है व्हाट इज द एंटिसिपेटेड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडियंस। यानी क्या कि जो भी आपके सामने जो लोग बैठे हुए, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है मान लो आप किसी कंपनी के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सामने बहुत बड़े बड़े लोग आदमी बैठे हुए हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो आपको ये एंटिसिपेट करना है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी वो कितना तक समझ सकते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें आती है, वो कितने इंटेलिजेंट है। आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया अपने पास रखना होगा क्योंकि उसी हिसाब से फिर इन्फॉर्मेशन को आप दिखाओगे। मान लो सामने जो आदमी लोग हैं उन लोग इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े लिखे, उन लोगों को सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और उनको अगर आप बच्चों वाली चीज़ें सिखाते हो, देखो ये शेयर्स होते हैं, शेयर्स का मतलब ये होता है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, उसके बाद आगे ये चीज़ बताओगे तो सोचेंगे देखो ये फालतू चीज़ें मेरे को मत बता, मेरे को पहले से मालूम। ओके, तो इसलिए आपको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज़ें डालनी है ये पता होने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितना समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे मान लो आगे कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको आप ये बोलो कि देखो हम लोग आज जो है हम मतलब इतने शेयर्स को बढ़ाने वाले हैं, हमारी कंपनी की इतनी रेवेन्यू है, टोटल कैपिटल इतना है, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा बोलना क्या चाहता है। सरल आपको भाषा में समझाना होगा कि देखो शेयर का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप आगे ये चीज़ें बताओगे। इसलिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछना रहता है कि मतलब आपकी जो ऑडियंस होगी उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपको कितना लगता है। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से मतलब उसकी डिफिकल्टी को थोड़ा बहुत बढ़ा के रखेंगे कि अगर मान लो सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट आदमी है तो उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, और सामने वाला बहुत बेवकूफ़ आदमी है मतलब उतना पढ़ा लिखा नहीं है या फिर बच्चे लोग हैं तो उसी हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन को बनाना रहता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन आपको बनाना क्यों है, क्या चीज़ के ऊपर बनाना है, आपका पर्पस क्या है। जैसे मान लो आप बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो सकता है आपका टॉपिक ये हो कि देखो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, प्लास्टिक बैन करना है हमको, तो इससे रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको पहले अपना पर्पस ढूंढना है। ठीक है, कि आपका प्रेजेंटेशन आखिर आप बना क्यों रहे हो। अब जैसे बच्चों के मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, यहीं पे अगर मान लो आप कंपनी के अंदर, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली हमको कंपनी का एग्जांपल लेना चाहिए। तो अगर मान लो आप कंपनी के अंदर हो और आपकी कंपनी की सेल्स बहुत कम हो रही है, 2 महीने से देख रहे हो बहुत कम सेल्स हो रही है, और आपका यही पर्पस है कि देखो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की मदद से लोगों को बताऊंगा कि किस कैसे क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि हमारी कंपनी के जो सेल्स कम हो रहे थे आखिर क्यों हो रहे थे और किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका पर्पस रहेगा कि मेरे को ये बताना है कि हमारी कंपनी के सेल्स किस तरह
से हम बढ़ा सकते हैं। तो मतलब आपको ये क्लियर करना होगा कि आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का, आप पर क्यों बना रहे हो प्रेजेंटेशन, क्या बताने वाले हो। ओके, उसके बाद व्हाट डूज द ऑडियंस होप टू एक्वायर। ठीक है, अब जो आपकी ऑडियंस होगी, जो भी सामने लोग बैठे हुए रहेंगे, वो क्या होप करते हैं कि आप ऐसा क्या बता दोगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कंपनी के अंदर आपने गया उधर मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है, कि देखो हम अपनी कंपनी के अंदर सेल्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली क्योंकि देखो वहाँ पर सबके सब इंटेलिजेंट लोग बैठे, काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पर होगा क्या कि अगर आप वही फालतू की पुरानी वाली बात बोलोगे, देखो हमको अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी होगी तभी हम अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, तो लोग मतलब बोलेंगे ये तो हमको भी मालूम है। ठीक है, जो मालूम है वो क्या बता रहे, कुछ नया चीज़ बताता तो एक टाइम पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है देखो ये फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारी सेल्स ज़्यादा, वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपको ये पता करना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या होप करती है। हो सकता है सामने वाला होप करता हो कि देखो ये कुछ नया चीज़ बताने वाला है, कुछ अलग चीज़ बताने वाला है जिसकी वजह से हमारी कंपनी के सेल्स बढ़ जाएंगे, और आप उधर जाकर बोल दिए कि देखो भैया हमको बस अपना एडवर्टाइजमेंट करना है और कुछ नहीं। तो मतलब बेसिकली आपको कुछ मतलब ये पता करके रखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो होप क्या करती है आपसे, कि मतलब क्या आपसे अपेक्षा करती है कि आप बताओगे उन्हें। ठीक है, तो आपको ये करना है कि उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी आप गैदर करोगे और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन भी आपको बनानी होगी। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछना है, पांचवा जो क्वेश्चन पूछना है वो है व्हाट इज़ द वेन्यू फॉर द प्रेजेंटेशन, यानी कि आप प्रेजेंटेशन आप बनाओगे किस टाइप का, तो वो आपको देख रहा है। उसके बाद इज़ अ माइक्रोफोन नेसेसरी, कि क्योंकि देखो कई बार होता है कि आप बहुत बड़े एक हॉल में अगर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो बहुत सारे लोगों को, 100-200 लोग हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको माइक चाहिए रहता है। ठीक है, बोलने के लिए ताकि सबको सुनाई दे। और कई बार होता है कि माइक नहीं भी चाहिए रहता है। ठीक है, कि जैसे मान लो एक छोटा सा कमरा है जिसमें 6-7 लोग ही बैठे हुए और सबको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, जैसे नॉर्मली आप फिल्म में देखते हो ना कि एक कमरा रहता है जिसके अंदर एक आदमी रहता है, खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा रहता है, माइक वाइक कुछ नहीं लिया रहता है, 4-5 लोग टेबल पे बैठे रहते हैं, देख रहे रहते हैं। तो बेसिकली वो जो प्रेजेंटेशन रहता है वो विदाउट माइक भी हो जाता है। ठीक है, जब कम लोग होते हैं एक छोटे से रूम के अंदर जब प्रेजेंटेशन हो रही रहती है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देना है कि मतलब अपने आप से क्या माइक्रोफोन जरूरी है कि नहीं। मतलब बेसिकली कह सकते हो ये ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं, ये प्रेजेंटेशन से उतना रिलेटेड तो नहीं रहते, बट ये पूछ लेना रहता है। ओके, उसके बाद आपको ये इज अ पेंडियम नेसेसरी। ठीक है, पेंडियम का मतलब क्या होता है, देखा होगा आपने कि कॉलेजेस में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर्स लेते हैं, तो वो खड़े होने के लिए एक टेबल टाइप में रहता है, बड़ा सा रहता है, जिसके अंदर नहीं रहता माइक टाइप में लगा रहता है। आपने देखा होगा जो न्यूज़ होते या फिर मोदी जी भाषण देते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा उनके आगे माइक रखने के लिए एक टेबल जैसा लगा रहता है, जिसके ऊपर मतलब बेसिकली वो जो रहता है उसी को हम पेंडियम बोलते हैं, स्टेज बोल सकते हैं, मंच बोल सकते हैं। तो क्या मंच की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब भाषण देने के लिए, क्या विदाउट ऐसे ही आप भाषण दे सकते हैं या फिर उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको पूछने रहते हैं आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो अब स्टेप होता है, यहाँ तक तो हमारी प्री प्लानिंग हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें अब समझ आ जाती है कि अच्छा हम ये सारी चीज़ें जब क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तब हम तैयार होते हैं, अब अपना प्रेजेंटेशन अब बनाने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रेजेंटेशन ऐप डाउनलोड करो मोबाइल पे, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड पहले से ही रहता है वैसे तो, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, तो वहाँ पे जाओ, अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर तो करो, प्रेजेंटेशन बना दो। ओके, तो प्री प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है, पहले प्लान कर दो कि प्रेजेंटेशन होना किस तरीके वाला है। उसके बाद देखो दूसरा स्टेप होता है प्लानिंग ग्राफिक एड्स, यानी क्या कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन दोगे तो आप क्या क्या ग्राफिक्स दिखाने वाले हो। ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था काफ़ी सारे ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, तो ऐसे अलग अलग मतलब ग्राफिक्स होते हैं। तो आप किन किन का इस्तेमाल करने वाले हो लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि देखो हमारे पिछले महीने की सेल्स जो है वो इतनी कम हो गई थी। ठीक है, तो उसके लिए आप चार्ट दिखा सकते हो, लाइन चार्ट भी हो सकता है, बार चार्ट भी हो सकता है। नॉर्मली हम लाइन चार्ट ही दिखा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है उससे, तो हम दिखा सकते हैं उससे, जिसकी मदद से लोग समझ पाएंगे अच्छा सही में हमारा पिछले महीने में इतना कम सेल्स हुआ था उससे और क्यों देखो लाइन चार्ट के वैसे होता क्या है कि आप ये तो जान पाओगे ही कि देखो पिछले महीने में कितना हुआ था, आप ये भी जान पाओगे कि उससे पिछले महीने में हमारा सेल्स कितना हुआ था। मतलब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी उस लाइन चार्ट या फिर जो भी चार्ट दिया रहेगा उसकी मदद से। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको पता करना है, मतलब प्लानिंग कर लेनी है कि आप कौन से ग्राफिक एड्स इस्तेमाल करने वाले, विजुअल्स इस्तेमाल करोगे अपने मतलब बेसिकली जो भी आपका प्रेजेंटेशन रहेगा उसके अंदर। ओके, कई बार होता है कि हम ऐसे चार्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, हम इमेजेस भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो आप
इन्वायरमेंट से रिलेटेड बता रहे हो। ओके, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आप वहाँ पर कुछ इमेजेस डाल दो, प्लास्टिक वो सारी चीज़ें। ओके, तो मतलब क्या क्या ग्राफिक एड्स आपको डालने हैं वो आपको देखना है, विजुअल इफेक्ट्स डालने हैं वो देखना है। ओके, तीसरा स्टेप होता है प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन टू योर प्रेजेंटेशन, कि मतलब आप जब अपने प्रेजेंटेशन को चालू करोगे तो उस टाइम पर आपको स्टार्टिंग में मतलब बेसिकली जो आपकी स्टार्टिंग रहती है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहता है, तो आपको किस प्रकार से बोलना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ ना हेलो एवरीवन, तो वैसे ही आपको अपना इंट्रोडक्शन प्लान कर देना है कि आप स्टार्टिंग में किस तरह से स्टार्टिंग करोगे अपने प्रेजेंटेशन। डायरेक्टली तो भाषण देना शुरू नहीं, मतलब कैसे स्टार्टिंग करना है, इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा वो आपको सोचना है। ठीक है, और अलग अलग तरीके हो सकते हो सकता है मान लो स्टार्टिंग में स्टोरी बता दो कि देखो हमने एक स्टोरी, जैसे आप कोई भी चीज़ बता दो, कोई फैक्ट बता दो, जैसे कि देखो एक फैक्ट है बेसिकली कि देखो 90% बिजनेसेस जो रहते हैं वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उतना खर्च नहीं करते। ठीक है, एंड ये फैक्ट जो है ये किसने बताया वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद अब स्टार्टिंग हो चुकी है क्योंकि अब आगे एक चीज़ बता सकते हो। एंड हमारी कंपनी के अंदर भी वही सारी चीज़ें हो रही है, हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा बहुत कम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स कम हो रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन के बारे में प्लान करोगे तीसरे स्टेप के अंदर कि आपका इंट्रोडक्शन आखिर रहेगा क्यों, कैसा बेसिकली, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन रहता है, इसलिए आपको जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा यानी फर्स्ट इंप्रेशन जो आपकी रहेगी वो आपको बेहतर से बेहतर बनानी है। ठीक है, ताकि लोग जो है आपका इंट्रोडक्शन देख के ही मतलब आपके ऊपर ध्यान देने लगे कि अच्छा बताना क्या चाहता है। ठीक है, अब वो इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर ऐसे ही वार्म अप हो सकता है हेलो एवरीवन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई कोटेशन, कोई जोक, कुछ भी हो सकता है, जो भी चाहे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अब मार्केटिंग का दे रहे हो तो वहाँ पर जोक तो बोलोगे नहीं, वहाँ पर उसी हिसाब से बोलोगे। ठीक है, कि मतलब देखो हमारे पिछले महीने की सेल्स इतनी हुई थी, ये सारी चीज़ आप स्टार्टिंग में बोल सकते हो। उसके बाद देखो फोर्थ स्टेप होता है वो हमारा जो होता है ड्राफ्टिंग आउटलाइन फॉर द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, आउटलाइन का बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो आपका स्टार्टिंग जो पेज होता है, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन का जो स्टार्टिंग का पेज होता है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो आपका मेन टाइटल होता है, पर्पस जो बताता है आपका कि आपका प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे आप वीडियोज़ के थंबनेल देखते हो, थंबनेल क्या बताता है ये वीडियो किस चीज़ के बारे में, वैसे ही प्रेजेंटेशन का जो हमारा फर्स्ट पेज रहता है तो वो हमें ये बताता है कि पूरा प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में। ओके, तो इस हिसाब से आपको एक अच्छा सा आउटलाइन बनाना है, मतलब आउटलाइन का मतलब वही आपका प्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट पेज रहता है उसको अच्छा खासा बनाना है ताकि लोग जो है उसे देख के ही समझ जाए कि अच्छा ये इस चीज़ के बारे में हम जानने वाले, क्या हमारे पिछले महीने की सेल्स इतनी हुई थी, हम मार्केटिंग के बारे में जानने वाले हैं, या फिर जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सो आपका प्रेजेंटेशन का जो भी बॉडी है, बॉडी का मतलब जो भी आप मेन पार्ट बताने वाले हो उसका एक आउटलाइन तैयार कर लो, यानी फर्स्ट पेज तैयार कर लो जो ऐसा हो कि वो बता दे पूरा इस कहानी कि भैया हम बताने क्या वाले आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो आप क्या जानने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली उस एक आउटलाइन की मदद से आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसा आपको आउटलाइन बनाना है। ओके, अब देखो ऐसा आउटलाइन बनाने के लिए भी आपको ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछने रहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली वही वाले क्वेश्चन रहते हैं जैसे हमने पहले में देखा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन क्यों बना रहे हो, ये आप अपने आउटलाइन में डालोगे। ठीक है, कि भैया हमारी कंपनी के सेल्स बहुत कम हो रहे, हु इज़ टू बी योर ऑडियंस, जैसे ही आपकी ऑडियंस रहेगी मान लो बूढ़े लोग हैं तो ऐसे टाइम पर आप नॉर्मल जो रहते हैं हमारे वो उसी हिसाब से मतलब थोड़े से रहता है ना कि फंकी टाइप में कार्टून वाला, कलरफुल उतना नहीं ज़्यादा रखोगे, आप सिंपल टाइप में थोड़ा प्रेजेंटेशन रखोगे। अगर मान लो कोई आदमी बिजनेसमैन है और वहाँ पर प्रेजेंटेशन बना रहा है तो वहाँ पर कार्टून वार्टून आप नहीं लगाओगे, वहाँ पर थोड़ा सिंपल टाइप में रखोगे प्रेजेंटेशन को कि वहाँ पर मतलब सिंपल जैसा दिखेगा। और वही बच्चे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो वहाँ पर कार्टून दिखेगा। तो मतलब कौन आपकी ऑडियंस है उस हिसाब से आप प्रेजेंटेशन का आउटलाइन बनाओगे जो भी आपका फर्स्ट पेज रहेगा। उसके बाद व्हाट इज़ देयर कॉम्पिटेंसी लेवल इन देयर सब्जेक्ट, मतलब कितना समझ पाते हैं उसी हिसाब से आपको अपने टाइटल जो भी मतलब रहता है आपका फर्स्ट पेज का वो आपको रखना है। उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्वेशन डू यू शेयर विद देम, कि मतलब आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हो उनके साथ में, वो आपको मतलब ध्यान रखते हुए कि आप ये सारी चीज़ें बताने वाले हो ताकि आप उन चीज़ों के समराइज करके एक पर्टिकुलर चीज़ आप बता सको अपने आउटलाइन के अंदर कि हाँ देखो आज हम ये जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी पॉइंट्स कैन यू कवर इन योर प्रेजेंटेशन, कि आप कितने पॉइंट्स को कवर करने वाली, ये सारी चीज़ें आप जब अपने आप से क्वेश्चन पूछ लोगे तो उसके बाद आप तैयार हो जाओगे एक अच्छा आउटलाइन बनाने के लिए कि आपका मतलब प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में कैसा रहेगा, कौन से ऑडियंस है, कितनी लेवल की आपकी ऑडियंस है, कितना समझ पाती है। मान लो आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो उसको हिंदी समझ आता है, ठीक है, और आप इंग्लिश में लिख दिया तो उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो आपको ऑडियंस के हिसाब से लिखनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए कि हमारा प्रेजेंटेशन आखिर किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद देखो पांचवा जो बेसिकली हमारा स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग द क्लोज ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है कि बेसिकली जैसे हमने इंट्रोडक्शन तैयार किया कि हम स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे एफआई का बिजनेस कम्युनिकेशन, तो हमने इंट्रोडक्शन सोच लिया, ठीक है। अब वैसे ही क्लोजिंग किस प्रकार की रहेगी, अब क्लोजिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
क्लोजिंग में ये भी हो सकता है कि हमने पूरा अब जो भी हमने पढ़ा है समझा है प्रेजेंटेशन के अंदर उसको हम समराइज़ कर सकते हैं लास्ट में। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा पढ़ा होगा, तो लास्ट में पूरा मतलब पूरी जितनी भी उन्होंने चीज़ें बताई है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, मतलब जो भी उन्होंने बताया है तो उसको समराइज़ कर देते हैं लास्ट में। ओके, आप ये भी कर सकते हो अपने लास्ट क्लोजिंग के अंदर। क्लोजिंग का मतलब आप वीडियो जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसके लास्ट में आप किस प्रकार से चीज़ों को बोलने वाले हो, अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म किस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें सोचनी रहती है कि आप कैसे करोगे, क्योंकि देखो अगर आपके लास्ट एंडिंग अच्छी रहती है, ठीक है, कि अगर प्रेजेंटेशन का क्लोज जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहता है तो लोग अगली बार भी अगर आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो लोग उतना उनको अच्छा लगेगा, हाँ भाई ये अच्छा तरीके से चीज़ें बताता है, ठीक है, ये अच्छे आइडियाज़ देता है, अच्छी चीज़ें बताता है हमको। ठीक है, तो क्लोजिंग अच्छी बनानी है। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आप समरी बना सकते हो पूरी कि हाँ भाई आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या आपको चीज़ें बताई है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो थैंक यू, बस बोलकर आप वो भी निकल सकते हो, कुछ भी फैक्ट या फिर कोई भी चीज़ बता सकते हो। ठीक है, या फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहते हो वो पूछ लो कि ठीक है भैया आप बताओ, किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपको पूछने, या फिर मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने, मैं पूछ सकता हूँ कि किसी को इसके आंसर आते हैं। जैसे कई बार होता है टीचर लोग लेक्चर्स लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि आप देखो लेक्चर खत्म हो चुका है, अब एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब क्योंकि लेक्चर से रिलेटेड है तो आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इस तरह से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि आप किस तरह से अपनी क्लोजिंग को तैयार कर सकते हो। कि देखो जैसे कि समराइज द कंटेंट कवरेड एट द प्रेजेंटेशन, कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है उसकी समरी आप बना सकते हो। गिव अ कॉल टू एक्शन और प्रोवाइड मेमोरियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि आप कॉल टू एक्शन भी कर सकते हो, कि जैसे रहता है ना लास्ट में बोलते हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ये कॉल टू एक्शंस होते हैं इन्हें, तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो। थ्रो द हाउस ओपन फॉर क्वेश्चन, ठीक है, कि आप कुछ क्वेश्चंस भी डाल सकते हो लास्ट में। और थैंक द पार्टिसिपेंट फॉर अटेंडिंग, कि आप थैंक यू फॉर बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो वो भी आप बोल सकते हो। और एक्नॉलेज बिहाइंड अ सर्टेन वर्कर्स हु डिजर्व क्रेडिट फॉर हैविंग कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द सक्सेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों जिनकी मदद से आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना पाई तो उन लोगों को आप क्रेडिट भी दे सकते हो कि देखो भैया ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर मैं अकेला भागीदार नहीं हूँ, इन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा सहायता थी, मदद थी, जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन अच्छा बन पाया और आपको मैंने ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पाई है। सो इनको भी क्रेडिट जाता है, जिसके बाद लोग ताली बजाएंगे और काम खत्म, सब अपने अपने काम पे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी क्लोजिंग को रख सकते हो। देखो सिक्स्थ और हमारा जो स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन। मतलब क्या कि देखो अब आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है, आपने प्री प्लानिंग भी कर दी, आपने प्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन भी बना दिया, उसकी आउटलाइन भी बना दी, उसकी क्लोजिंग भी बना दी, सारी चीज़ें अब बन चुकी है। अब आपको ज़रूरत है उसकी प्रैक्टिस करने की। ठीक है, कि प्रैक्टिस कर लेना चाहिए 3-4 बार कि आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। कई बार होता है कि हम प्रेजेंटेशन देते टाइम पर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो उस टाइम पर आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देख सकते। ठीक है, ये एक अच्छा मतलब इंप्रेशन नहीं दिखाता, ऐसा लगे आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं, आप बार बार पीछे देख देख के पढ़ के बता रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब प्रेजेंटेशन दो तो उस टाइम पर आप आगे देखते रहो, और आगे देखने के लिए आपको वो सारी चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, और बैठने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे, इसलिए आपको 3-4 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और हो सके तो लाइव सेशंस ले लेने, मतलब क्या कि मतलब अपने दोस्त लोग, भाई लोग, उन लोग के साथ कि भैया मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और आप बोलते जा रहे हो, उन लोग बताए कि हाँ ठीक था कि नहीं था, गड़बड़ थी क्या, बार बार अटक रहा था क्या मैं, या फिर कुछ चीज़ भूल गया, तो उन लोग आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बाद में दे पाओगे। ठीक है, एंड देखो एक फैक्ट है बेसिकली जो यहाँ पर बताया गया है कि देखो जब आप प्रैक्टिस करते हो प्रेजेंटेशन की, ठीक है, मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया प्रैक्टिस में, तो उसका 25% एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है जब आप एक्चुअली में प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो जब लोग आपको तारीफ करने लगेंगे, तालियां बजाने लगेंगे, बोलेंगे वाह क्या बात है, तो आप थोड़ा खुश हो जाओगे, जिसकी वजह से हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलने लगे और उसके वजह से आपका प्रेजेंटेशन जो होता है नॉर्मली वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ी ना हो। ओके, एंड देखो लास्ट जो बेसिकली हमारा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन का वो होता है द एक्चुअल प्रेजेंटेशन। मतलब क्या कि देखो अब प्रैक्टिस भी हमने कर ली है, प्रेजेंटेशन की सारी चीज़ें हो गई है, तो अब बस इतना करना है जाकर प्रेजेंटेशन दे देना है। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना रहता है जब आप एक्चुअली में प्रेजेंटेशन देने जाते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ों का, तो देखो सबसे पहले चीज़ तो ये कि देखो जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओ तो आप जितने भी पॉइंट्स को समझाते रहो तो उसको क्लियरली आप हर एक पॉइंट को समझाओ। एक भी ऐसा पॉइंट ना हो कि आप उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दिखाते हो। 10 पॉइंट आप समझा रहे हो तो 10 के 10
उसके लिए जान लगा दो, हर एक को समझाओ अच्छे से तरीके से, ठीक है। अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन दिखाओ कि मतलब काफ़ी सारे जो रहते हैं ना डाटा रहते हैं, चार्ट्स रहते हैं, वो दिखा दो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताओ ताकि लोग समझ सके, ठीक है। उसके बाद जॉर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करना, अवॉइड करना है आपको, ठीक है। जॉर्गन्स क्या होता है, जैसे रहते हैं ना, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे H2O CHL, ये सारे जो वर्ड्स है जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसे हम जॉर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अकाउंटेंट हो गया, बोलता है डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारे डेबिट क्रेडिट ये सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना, आपको नॉर्मल भाषा में बात करना है ताकि सामने वाला समझ सके, ओके। उसके बाद आगे क्या बताया गया है कि देखो आपका जो टोटल टाइम होता है प्रेजेंटेशन का, मान लो 100% टाइम है तो उसका 10 से लेकर 20% जो टाइम रहेगा वो आपको ओपनिंग के लिए रखना है, कि आप इंट्रोडक्शन बता रहे हो कि देखो आज हम लोग क्या समझेंगे, आज प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा ये टॉपिक है, देखो ये होने वाला है, तो 10 से 20% टाइम आपको उसके ओपनिंग के लिए रखना है। उसके बाद 65 से लेकर 75% का जो टाइम रहता है वो आपको पूरे जो मेन आपका जो कंटेंट रहेगा प्रेजेंटेशन का उसके लिए रखना है, कि मेन आपका जो भी टॉपिक है उस टाइम के अंदर आपको खत्म कर देना है। और लास्ट में आपको 10 से 20% टाइम जो है वो क्लोजिंग के लिए रखना है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम बचा लेना है। अब क्लोजिंग कुछ भी हो सकती है, मान लो आप लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चनिंग आवर्स भी रहते हैं कि लास्ट में आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको 10 से 20% टाइम लास्ट में बचाना है, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि आप प्रेजेंटेशन करते टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, क्या क्या डूज है और क्या क्या डोंट है, यानी क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहती है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी रहती है। तो देखो बताया गया, डू नॉट रीड स्ट्रेट फ्रॉम हैंड आउट, ट्रांसपेरेंसी और पावर पॉइंट स्लाइड्स एज द ऑडियंस इज कंफ्यूज्ड वेदर टू रीड अलॉन्ग विथ यू और लिसन टू यू रीड। मतलब क्या बेसिकली कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो कभी भी ये मत करना कि मतलब जैसे मान लो पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप रीड कर रहे हो फिर उसको बता रहे हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि आप अगर रीड करते हो तो उनको ये समझ नहीं आता, हम रीड करें कि भैया तू रीड करके हमको बताएगा, मतलब एक टाइम पर थोड़ा खराब लगता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन करते टाइम पे प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई भी होती है लेकिन सामने वाला उसे रीड नहीं करता, सिर्फ उसे बता देता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता है कि भैया लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको यही करना है, आपको बेसिकली ये नहीं करना है कि उसको रीड करते बैठ गए, जो भी पावर पॉइंट में आप दिखा रहे हो स्लाइड्स दिखा रहे हो तो उसको रीड करते बैठ गए, क्योंकि ऑडियंस जो रहेंगे वो भी आपकी बात को फिर रीडिंग सुनते रहेंगे कि भैया क्या बोल रहा है, ठीक है, या फिर वो खुद रीड करने लग जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा अच्छे से। इसलिए आपको बेसिकली रीडिंग नहीं करनी है, बेसिकली अपना जब भी पावर पॉइंट करते प्रेजेंटेशन देते रहो, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी रहेगी वो ये कि लिस्ट एंड डिस्कस योर ऑब्जेक्टिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी जो भी चीज़ के लिए आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपना पर्पस ऑब्जेक्टिव बता दो कि देखो भैया हम ये आज के प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाले, जो भी आपकी लिस्ट है कि देखो ये टॉपिक्स आज होंगे, तो आप अपने स्टार्टिंग में ही बता दो, ठीक है, ताकि ऑडियंस जो है वो एक्टिव हो सके, कि उनको समझ आए अच्छा ये बताने वाले तो ध्यान से सुनता हूँ। उसके बाद देखो तीसरी चीज़ आपको करनी रहती है वो ये कि डू नॉट पुट बोथ हैंड इन योर पॉकेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वेव पॉइंटर अराउंड इन द एयर। ये मतलब बेसिकली होता है ना कई बार कि हम पॉकेट के अंदर जो हाथ रख के बात करते रहते हैं, तो एक स्टाइल में बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दिखाता है क्या है कि आप कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर हो रहे हो, आप इनफॉर्मल टाइप में दिखाता है, मतलब एक छपरी टाइप में दिखाता है। इसलिए आपको इस टाइप का नहीं करना है कि जेब में दोनों हाथ जेब में डालकर आप ऐसे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। हमेशा आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हाथ रखो, नहीं तो रखो ही मत हाथ, ठीक है, या फिर टाइम टाइम पर आप हाथ हिला रहे हो, वो सारी चीज़ें करो। ये नहीं कि पूरा टाइम हाथ जेब में हाथ ही रख कर मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हो। उसके बाद डू नॉट लीन ऑन द पोडियम फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी जो भी आपका स्टेज रहेगा वहाँ पर आपको एक ही जगह मतलब काफ़ी समय तक खड़ा नहीं रहना है, आपको इधर उधर मूव करते रहना है, ठीक है, एक ही जगह पे खड़ा नहीं रहना है स्टेज के ऊपर जहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ओके। उसके बाद स्पीक टू द ऑडियंस, डू नॉट स्टैंड बिटवीन विजुअल एड्स एंड ऑडियंस। मतलब क्या कि देखो जैसे प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ही मतलब एकदम बीच में मत खड़े हो जाओ, नहीं तो ऑडियंस को दिखेगा नहीं पीछे क्या लिखा हुआ है। आपको उसके राइट में या फिर लेफ्ट में खड़ा हो जाना है ताकि ऑडियंस उस पूरे स्क्रीन को देख सके कि आप क्या बोल रहे हो और पीछे क्या लिखा हुआ है, ओके। और अच्छी तरीके से आपको ऑडियंस से बात करना है। उसके बाद स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, कि मतलब आपको अच्छी तरीके से थोड़ा आवाज़ तेज करके आपको बात करना है ताकि पीछे भी जो लोग बैठे हो उनको सुनाई दे अच्छी वॉइस में, यानी कि खराब वॉइस में बात करो, चिल्ला चिल्ला कर, प्यारी मतलब रहता है ना अच्छी प्रिंस वाली जो वॉइस रहती है वैसे टाइप में आपको बात करना है। उसके बाद यूज इन्फ्लेक्शन टू इन्फोसाइज योर मेन पॉइंट, कि मतलब जो भी आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे उनको अच्छी तरीके से आपको दिखाना है। पॉज एट द टाइम, मतलब जो भी हमारे पंक्चुएशन रहते हैं, जैसे हम इंग्लिश बोलते रहते हैं और वहाँ पे कॉमा रहते हैं तो नहीं, हम 2 मिनट 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाए कि दैट इज माई ओपिनियन। उसके बाद 1 सेकंड रुके, उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमको जो भी हमारे ग्रामेटिकल रहते हैं ना, ग्रामर्स की पंक्चुएशन देना है, 2 सेकंड के लिए रुक जाना है, उसके बाद आगे के वर्ड्स बोलने, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये अच्छा एक फील दे देता है लोगों को कि भैया अनपढ़ आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यूज़ द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी जो भी आप जिनके बारे में बता रहे हो या फिर आपके आसपास में जितने भी लोग, अगर उनसे आपको बात करनी है, ठीक है, आपको उनका एग्जाम्पल लेना है, तो आप उनका नाम लो। ये ना बोलो ये देखो ये वाला आदमी जो है ना इसने ऐसा ऐसे किया था, ऐसा मत बोलो। मतलब बेसिकली प्रोनाउन
प्रोनाउन इस्तेमाल मत करो, नाउन इस्तेमाल करो। जो भी उनका नाम रहेगा वो बोलकर उन्हें मतलब जो भी उनसे बात करनी है, जो भी उनके बारे में बताना है वो बताओ, ठीक है। तो आपको ये मतलब करना है कि उनका नाम लेना है। टेल देम व्हाट नेम एंड यू प्रेफर टू बी कॉल्ड, कि जो भी आपका मतलब अगर मान लो वो आदमी है वो चाहता है कि नहीं आप मेरे को मेरे नाम से मत बोलो, मेरे को ये मैनेजर सर या फिर जो भी सर है वो बोलो, तो उसी हिसाब से बोलो कि जो उसको पसंद आता है वही बोलो, ओके। उसके बाद सर्कुलेट अराउंड द रूम, कि भैया आपको पूरे रूम के अंदर इधर उधर घूमते रहना चाहिए, मतलब पूरा रूम नहीं घूमना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी आप खड़े हो थोड़ा बहुत मूव करते रहो। मान लो स्क्रीन है प्रेजेंटेशन का, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में आप खड़े हो तो हिल कर चले गए राइट में, ठीक है। आपने देखा होगा लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, तो टीचर्स रहते हैं वो एक ही जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाते रहते, ठीक है। उन लोग मूव करते रहते, कभी लेफ्ट में रहते कभी राइट में चले जाते हैं अपने बोर्ड के, ठीक है। तो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से आपको मूव करना रहेगा, क्योंकि बेसिकली इसके वजह से होता है कि फिजिकल लगता है कि हाँ भाई आदमी जिंदा है, थोड़ा मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आदमी का जो साइकोलॉजी रहता है कि जो चीज़ मूव करती रहती है तो उसके ऊपर आदमी जो रहता है वो ज़्यादा ध्यान दे पाता है, ओके। सो आपको ये करना है कि थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट करती रहनी है। लिसन इंटेंसली, मतलब जो भी सामने ओपिनियंस आ रहे या फिर क्वेश्चन आ रहे, कमेंट्स आ रहे, तो आपको अच्छे तरीके से सुनना है ताकि उसके आप रिप्लाई दे सको, आंसर या उनका रिप्लाई दे पाओगे। बी प्रिपेयर विद अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, कि आपको मतलब अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पता रहना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन ऑडियंस रिस्पॉन्ड, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ डे एंड टाइम स्पेंड फॉर योर टॉक, ठीक है। कि आपको सारी चीज़ें, आपका स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ आपको पहले से पता रहना चाहिए कि भैया मेरे पास टाइम कितना, 1 ही घंटे का प्रेजेंटेशन लेना है। मालूम पड़ा आपने सोचा गया है, आपने सोचा ही नहीं कितने घंटे का प्रेजेंटेशन लेना है, और लेते जा रहे हो 2 घंटा हो गया और अभी आधा ही टॉपिक आपने बताया, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से आपको पता करके रखना है कि भैया मेरा प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए मेरे को 1 ही घंटा मिला है, तो 1 ही घंटे के अंदर पूरा अपना प्रेजेंटेशन देना है, ओके। गेट टू द प्रेजेंटेशन बिफोर योर ऑडियंस अराइव, बी द लास्ट वन टू लीव। मतलब क्या कि देखो जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दो तो आप ऐसे बंदे होने चाहिए जो प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हो और आप लास्ट में पहुंच रहे हो, ये मतलब एक खराब इंप्रेशन देता है कि भाई ये सीरियस ही नहीं है आदमी, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरह आपको सबसे पहले जाना अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, और आप वैसे आदमी होने चाहिए जो सबसे लास्ट में भी जाए। यानी क्या कि आप मान लो प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन खत्म हो गया सबसे पहले आप ही निकल गए, चलो खत्म हो गया मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्मली टीचर्स होते पढ़ा देते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबको निकल देने देना है। क्योंकि जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, चलो मैं अपने काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है कि बाकी जब लोग निकल जाते हैं प्रेजेंटेशन करने खत्म होने के बाद, तब आपको निकलना है, ये नहीं कि पहले आप ही निकल जाओ, ठीक है। सो आपको मतलब ऐसा आदमी बनना है कि सबसे पहले आप आओ प्रेजेंटेशन के अंदर और सबसे लास्ट में जाओ प्रेजेंटेशन के, ठीक है। सो ये सारी चीजें रहती है जो आपको करनी रहती है और कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी रहती। सो मे भी आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है, फिर कोई चीज नहीं समझ आई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सको और थोड़ा बहुत रीच बढ़ाओ, इसलिए थोड़ा बहुत शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को। एंड देखो हमारा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर देना और हमारे टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट रहेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है यहीं पर आ गई होगी, मे भी इसके प्लेलिस्ट यहाँ से जाकर आप देख सकते हो इसकी नेक्स्ट वीडियो को। सो सारी चीज़ें मे भी आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।